हेलो डियर स्टूडेंट्स, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप सभी 12th साइंस के बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, पीपल ऑफ एलिमेंट की क्लासेस की कंटिन्यूटी को बनाते हुए आज मैं आप लोग के बीच आया हूं पार्ट 4 को लेकर। और पार्ट 4 को शुरू करने से पहले स्टूडेंट, पार्ट 3 में क्या पढ़ा थोड़ा उस पर हम लोग बात कर लें। हमने पार्ट 3 में आपको बताया नाइट्रोजन फैमिली की फिजिकल प्रॉपर्टी, जहां हमने फिजिकल स्टेट की प्रॉपर्टी पर बात की, मेटलिक कैरेक्टर पर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पर, डेंसिटी पर और एलोट्रॉपी पर। ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए इसी उम्मीद के साथ आज पार्ट 4 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो आज का टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, दैट मीन्स ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी। यहाँ हम बात करेंगे कि नाइट्रोजन फैमिली किस तरह से मेटल के साथ, किस तरह से हाइड्रोजन के साथ और किस तरह से ऑक्सीजन के साथ और हेलोजन फैमिली के साथ उसका रिएक्शन होता है, उसकी रिएक्टिविटी किस ऑर्डर में होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट में। सबसे पहला टॉपिक हमारा है रिएक्टिविटी। क्या है ये रिएक्टिविटी? नाइट्रोजन फैमिली की रिएक्टिविटी की बात करें स्टूडेंट तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में पाया जाने वाला एलिमेंट है नाइट्रोजन। आपको मालूम है स्टूडेंट कि नाइट्रोजन लोग इनर्ट गैस के फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एलिमेंटल नाइट्रोजन इज हाईली अनरिएक्टिव बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड। क्या कारण है कि नाइट्रोजन हमारा ज़्यादा स्टेबल है और ये ज़्यादा अनरिएक्टिव है, इनर्टनेस है। तो इसका कारण होगा स्टूडेंट, चूँकि इस नाइट्रोजन में आपको मालूम होगा डाई नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर आप बनाए होंगे लैब स्ट्रक्चर में, तो आप पाए होंगे कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। और जो ट्रिपल बॉन्ड होगा स्टूडेंट वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा और ज़्यादा स्टेबल होगा तो वो बहुत ही कम रिएक्ट करेगा एटमॉस्फेयर में। इसीलिए हमारा नाइट्रोजन जो है इनर्ट नेचर में पाए जाते हैं। हाँ, व्हाइट फॉस्फोरस की बात करें स्टूडेंट, चूँकि फॉस्फोरस का एलोट्रॉप में एक हमारा व्हाइट फॉस्फोरस है और ये व्हाइट फॉस्फोरस काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आपको मालूम होगा, हमने आपको पहले ही बताया था। और इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि हम उसे एटमॉस्फेयर में खुले छोड़ नहीं सकते और इसे हम रखते हैं स्टोर करके वाटर में डुबाकर, पानी में डुबाकर। इट इज़ इनफ्लेमेबल एंड कैन बी इग्निटेड। ये इनफ्लेमेबल होता है और इग्निटेड एट कितना टेम्परेचर पर ये आग पकड़ लेता है? 45 डिग्री सेल्सियस पर। ज्वलनशीलता इसकी 45 डिग्री सेल्सियस है। अब बात करते हैं स्टूडेंट कि ये फैमिली में हाइड्राइड्स किस तरह से फॉर्म होता है। हाइड्राइड मतलब हम कह सकते हैं इस प्रॉपर्टी को रिएक्शन टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो यदि हम हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन की बात करें स्टूडेंट तो ये जितने भी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, ऑल द एलिमेंट्स फॉर्म हाइड्राइड्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के सारे हाइड्राइड फॉर्म करते हैं और उस हाइड्राइड का फॉर्मूला हुआ EH3। अब आप बोलोगे ये E क्या है? E एज ए मेंबर ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। E मे बी नाइट्रोजन, E मे बी फॉस्फोरस, मे बी आर्सेनिक, मे बी एंटीमनी और मे बी बिस्मथ, विच आर कोवेलेंट एंड पिरामिडल शेप। चूंकि ये आपका हाइड्राइड है और आप देख सकते हैं इसमें हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड है और इसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका शेप कैसा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड के साथ पिरामिडल शेप। पिरामिडल शेप क्या होता है स्टूडेंट? आपको मालूम है sp3 हाइड्रोजन को ये बिलोंग करने वाला 1 लोन पेयर के साथ होने वाला एक कंपाउंड जिसका शेप कैसा होगा? पिरामिडल। तो हाइड्राइड का शेप कैसा होता है? पिरामिडल। और किस टाइप का हाइड्रेशन होता है? sp3। हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन की बात करें स्टूडेंट तो ये हमारा E एज ए मेंबर ऑफ नाइट्रोजन फैमिली कंबाइंड विद हाइड्रोजन टू गिव हाइड्राइड्स। एग्जांपल फॉर नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, फॉस्फोरस प्लस हाइड्रोजन टू फॉर्म फॉस्फीन, आर्सेनिक प्लस हाइड्रोजन टू फॉर्म आर्सिन, स्टाइविन प्लस हाइड्रोजन टू फॉर्म स्टाइविन, बिस्मथ प्लस हाइड्रोजन टू फॉर्म बिस्मेथान। तो ये थे आपके हाइड्राइड्स। ये है आपके सारे हाइड्राइड्स किसके? नाइट्रोजन फैमिली के। अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन, स्टाइविन और बिस्मेथान। These are hydrides of nitrogen family। चलिए थोड़ी हाइड्राइड की प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड। हाइड्राइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जितने भी इस फैमिली के जितने भी हाइड्राइड्स है उसकी स्टेबिलिटी कैसा होता है, यानी किसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम और किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। बहुत ही सिंपल सी बात है स्टूडेंट, स्टेबिलिटी की बात हम करें तो स्टेबिलिटी डिपेंड करता है साइज पर, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पर। तो मैं यदि बात करूँ डाउन द ग्रुप में यदि हम आते हैं नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर तो इसके हाइड्राइड्स में जो है इसकी स्टेबिलिटी में चेंजिंग आता है। इसकी स्टेबिलिटी जो हाइड्राइड की वो डाउन द ग्रुप में क्या होगा स्टूडेंट? डिक्रीज करेगा। मालूम है क्यों? चूंकि आप जानते हैं इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप में आएंगे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। नाइट्रोजन या फॉस्फोरस और आर्सेनिक और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज करेगा और जिसकी बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होती है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उसकी उतनी ही कम होती है। इसीलिए हम डाउन द ग्रुप में आते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज करती है। मैं यदि स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा हमारा स्टेबिलिटी के मामले में अमोनिया का होगा और सबसे कम
बिस्मिथाइन का होगा। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें स्टूडेंट, तो थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट पे आप रेगुलर वेरिएशन आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा हम अमोनिया के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो स्टूडेंट वो डिपेंड करता है दो फैक्टर पर, एक तो मॉलिक्यूल के साइज पर यानी वैन डर वाल फोर्स पर, और दूसरा यदि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है तो। अमोनिया, चूंकि आप अमोनिया जान रहे हैं कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन से लिंक्ड है, इसलिए उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और जिस कंपाउंड में, जिस हाइड्राइड में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, उसके आमने सामने हाइड्राइड की तुलना में उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट, ज़्यादा होगा। इसलिए आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आर्सिन और फॉस्फिन से, यानी इन दोनों के हाइड्राइड से इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है, अमोनिया का ज़्यादा है। और यदि हम इसके फर्दर यदि नीचे आते हैं स्टैबिन की तरफ से और बिस्मथ की तरफ, हम पाएंगे क्या स्टूडेंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलर साइज काफ़ी बड़ी हो जाएगी, और जब मॉलिक्यूलर साइज बड़ी हो जाएगी तो इसकी स्टैबिन की बॉइलिंग पॉइंट और बिस्मथ की बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फिन और आर्सिन और अमोनिया के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। यही बात यहाँ लिखे स्टूडेंट, आप लोग अपने वीडियो को पॉज करते हुए सारे लिखे हुए टॉपिक्स टर्म को आप लोग अपने कॉपी में जरूर राइट डाउन कर लीजिए। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइज ड्यू टू इंक्रीज इन वैन डर वाल फोर्सेस, बिल्कुल सही। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज मोर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि हमारा अमोनिया का मॉलिक्यूलर का साइज सबसे छोटा है, लेकिन मॉलिक्यूलर साइज छोटा होने के बावजूद भी इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सामने वाला हाइड्राइड की तुलना में एज ए फॉस्फिन और आर्सिन की तुलना में ज़्यादा है। तो क्या इसका आंसर होगा स्टूडेंट, तो नाइट्रोजन के हाइड्राइड की बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा, यानी अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड आप 11th में पढ़े होंगे और उसके फैक्टर्स भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आप जब 11th में थे। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है बॉन्ड एंगल। sp3 हाइब्रिडेशन है और इसकी बॉन्ड एंगल क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। और हमारा जो बॉन्ड एंगल जो होता है स्टूडेंट किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है आपको मालूम होगा, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर और साथ ही लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्सन पर। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्राइड के सभी हाइड्राइड में इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्सन जो लोन पेयर का है सभी हाइड्राइड का एक जैसा नहीं है, इसीलिए सभी का बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिफरेंट होगा। और मैं देखूं तो डाउन द ग्रुप में जैसे जैसे आएंगे, यानी जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्राइड का कम होता जाएगा सेंट्रल एटम का, वैसे वैसे इसकी बॉन्ड एंगल भी कम होता जाएगा। तो हम सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल पाएंगे अमोनिया का, जिसकी वैल्यू 107.8 डिग्री होता है, एंड देन फॉस्फिन, आर्सिन, स्टैबिन और बिस्मिथाइन। यानी बॉन्ड एंगल जो है डाउन द ग्रुप में आते तो क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज हाईएस्ट, देयरफॉर द लोन पेयर विल बी टुवर्ड्स नाइट्रोजन एंड मोर रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर्स, बिल्कुल सही। देयरफॉर बॉन्ड एंगल इज द हाईएस्ट आफ्टर नाइट्रोजन, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप में घटती है, इसीलिए उसमें जो रिपल्सन जो होता है जिस एक्सटेंट में वो एक्सटेंट में हो नहीं पाती, इसीलिए हम डाउन द ग्रुप में आते हैं तो इसकी बॉन्ड एंगल जो होता है वो क्या होता है, कम होता जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें स्टूडेंट, बेसिसिटी। आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी हाइड्राइड्स वो बेसिक कैरेक्टर को शो करता है, क्योंकि इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को दे सकता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लेविस बेस कहलाता है। यानी कि हमारा ये जो हाइड्राइड्स है वो लेविस बेस है, लेकिन सभी लेविस बेस की बेसिक स्ट्रेंथ एक जैसा नहीं होता। तो ये बात याद रखेंगे स्टूडेंट कि अमोनिया का बेसिक स्ट्रेंथ सभी हाइड्राइड की तुलना में सबसे ज़्यादा है, एज कम्पेयर टू फॉस्फिन, एज कम्पेयर टू आर्सिन। थोड़ा एक्सेप्शन यहाँ पर है एज कम्पेयर टू स्टैबिन, लेकिन बिस्मिथाइन का थोड़ा बेसिक स्ट्रेंथ स्टैबिन की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसका रीज़न यदि मैं बताऊं कि इसकी बेसिक इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप में क्यों घटती है, तो दिस इज बिकॉज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्सेंट्रेटेड मोर ऑन नाइट्रोजन एटम, जो कि नाइट्रोजन एटम का साइज छोटा है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन का जो लोन पेयर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा, एंड हेंस द बेसिसिटी विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ अमोनिया। इट विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप एक्ट एज द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जैसे जैसे घटेगी वैसे वैसे उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, कम होगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ के मामले में किसका होता है स्टूडेंट, अमोनिया का ज़्यादा होता है। ओके, याद रखिए इस बात को। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रेड्यूसिंग पावर। रेड्यूसिंग पावर मतलब कौन इजिली रेड्यूस करेगा, किसकी रेड्यूसिंग पावर कम है और किसकी रेड्यूसिंग पावर ज़्यादा है। यदि मैं बात करूँ रेड्यूसिंग पावर किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, कैसे कह सकते हैं कि किस हाइड्राइड की रेड्यूसिंग पावर कम होगा और किसकी ज़्यादा होगा। सीधा संबंध इसके
बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की है। जैसे मैं जानता हूँ कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप में आते हैं हाइड्राइड की, तो क्या होती है, घटती है। तो जहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटेगी वहाँ रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी पावर क्या होगा, बढ़ेगा। इसीलिए हम लिख रहे हैं दैट रेड्यूसिंग पावर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डाउन द ग्रुप। उतना यदि हाइड्रोजन आयनाइज होगा, उतना यदि हाइड्रोजन हाइड्राइड के साथ अलग होगा, क्योंकि उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो रही है। तो डाउन द ग्रुप में आने से रेड्यूसिंग पावर क्या होता है स्टूडेंट, इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ओके नाउ, तो ये हम लोग जो भी प्रॉपर्टी पर भी बात की है वो हाइड्राइड की प्रॉपर्टी थी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं ऑक्साइड। जिस तरह हमने देखा कि इस फैमिली के मेंबर्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है, उसी तरह इस फैमिली के मेंबर्स ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन करता है और ऑक्साइड फॉर्म करता है। अब हमें बात यहाँ ये करना है कि ये ऑक्साइड फॉर्म करता है तो किस किस तरह के ऑक्साइड फॉर्म करते हैं और कौन कौन से एलिमेंट किस किस तरह के ऑक्साइड को एग्जिस्ट करते हैं। तो यदि मैं ऑक्साइड की बात करूँ स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं ये हमारा दो तरह का ऑक्साइड जनरली ये फॉर्म करता है। नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी मेंबर्स है बेसिकली ये दो तरह के ऑक्साइड फॉर्म करते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन को छोड़कर। यदि हम इस मेंबर्स के एलिमेंट को यदि ऑक्सीजन से पास करते हैं तो ये या तो ये ट्राइऑक्साइड फॉर्म करेगा या फिर ये पेंटॉक्साइड फॉर्म करेगा। ये दो तरह के ऑक्साइड में फॉर्म होता है, एक ट्राइऑक्साइड के फॉर्म में और एक पेंटॉक्साइड के फॉर्म में। ट्राइऑक्साइड के फॉर्म में और पेंटॉक्साइड के फॉर्म में। E3 ऑक्साइड या E5 ऑक्साइड। E क्या स्टूडेंट, E एज ए मेंबर ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। ओके, चलिए हम देखते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट। नाइट्रोजन को छोड़ के हमने कहा कि ये दो तरह के ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, लेकिन एकमात्र नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है इस फैमिली का जिसमें दो से अधिक ऑक्साइड हमारे पाए जाते हैं। दो से अधिक तरह के ऑक्साइड एक्सिस्ट होते हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड जिसे लॉफिंग गैस कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ये हमारे पॉसिबल क्या ऑक्साइड हैं, किसके, नाइट्रोजन के। बाद बाकी जितने भी मेंबर्स स्टूडेंट सारे आपके डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड यही दो तरह के ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन ही एकमात्र है जो इतने तरह के ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इन सभी ऑक्साइड में सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका कम है और किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो याद रखेंगे स्टूडेंट, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके साथ एसोसिएट होगा, यानी जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ज़्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। तो आप समझ गए होंगे कि इन सभी ऑक्साइड में सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ वाला कंपाउंड कौन होगा, कौन सा ऑक्साइड होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जो है सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और N2O3 इन तीनों में से सबसे कम ऑक्साइड, सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ वाला ऑक्साइड होगा। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी कम किसकी ज़्यादा ये भी आप समझ गए। यदि मैं बात करूं कि नाइट्रोजन के अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जो किस तरह से कितने 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 तरह के ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, तो मैंने देखा कि नाइट्रोजन बहुत सारे ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी केवल दो तरह के ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, बिस्मथ केवल और केवल ट्राइऑक्साइड ही फॉर्म करता है। तो ये है आपके डिफरेंट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। साथ ही साथ मैं बताऊं डाउन द ग्रुप में आते हैं तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है और यही कारण है कि एसिडिक कैरेक्टर भी डाउन द ग्रुप में आने से इसके ऑक्साइड की एसिडिक कैरेक्टर जो होगा, अम्लता जो होगा, अम्ल का जो गुण होगा वो कम होता जाएगा। ओके, साथ ही साथ बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो डाउन द ग्रुप में आने से इसके ऑक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता है। यानी कि बिस्मथ का जो ऑक्साइड होगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा और नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होगा वो जनरली एसिडिक होगा। ओके, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँ स्टूडेंट कि एसिडिक ऑक्साइड में हमारे ये सारे ऑक्साइड है, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। लेकिन एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करें स्टूडेंट तो याद रखेंगे नाइट्रोजन फैमिली में ऐसे दो ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर को शो करता है। उसमें से एक है आर्सेनिक ऑक्साइड और एक है एंटीमनिक ऑक्साइड। एक है आर्सेनिक ऑक्साइड और एक है एंटीमनिक ऑक्साइड। बेसिक के मामले में हम बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, बिस्मथ का ट्राइऑक्साइड जो है बेसिक कैरेक्टर को शो करता है। तो बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप में आने से बढ़ता है और एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप में आने से घटता है। चलिए, तो ये थी बात ऑक्साइड की। अब हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करने जा रहे हैं, रिएक्शन टुवर्ड्स हैलोजन। जब नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर हैलोजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट, हाइलाइट फॉर्म करेगा। और ये हाइलाइट जनरली दो तरह के हाइलाइट फॉर्म करते हैं, एक हाइलाइट
ट्राई हैलाइड और एक पेंटा हैलाइड, एक ट्राई हैलाइड और एक पेंटा हैलाइड। और हैलाइड में हैलोजन में भाग लेने वाला एलिमेंट यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। अब यदि मैं ट्राई हैलाइड की बात करूँ तो जैसे ये देख रहे हैं आप लोग, मेंबर्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली प्लस हैलोजन टू फॉर्म ट्राई हैलाइड, है ना। कंडीशंस कॉन्सेंट्रेशन के बेसिक पर ये हमारा नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर हैलोजन के साथ कंबाइन किया और बन गया पेंटा हैलाइड। तो ये मेरा कहने का मतलब कि ये जो फैमिली के जो हाइलाइट्स होते हैं दो तरह के हाइलाइट फॉर्म करता है, एक ट्राई हैलाइड और एक पेंटा हैलाइड, एक ट्राई हैलाइड और एक पेंटा हैलाइड। मैं दिखाना चाहूँगा कि इस फैमिली के जितने भी हाइलाइट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन के हाइलाइट्स NF3, NCl3, NBr3, ये ट्राई हैलाइड है। जितने भी मैं इस टेबल में दिखा रहा हूँ ये सारे के सारे ट्राई हैलाइड्स है, ठीक है। फॉस्फोरस के ट्राई हैलाइड देख रहे हैं आप लोग, आर्सेनिक के ट्राई हैलाइड देख रहे हैं, एंटीमनी के ट्राई हैलाइड देख रहे हैं, और ये हमारे बिस्मथ के ट्राई हैलाइड्स है, ठीक है। फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ और आयोडीन के साथ। इसका मतलब यह है कि इस टेबल को देखने से बात समझ में आ रहा है कि जितने भी फैमिलीज, जिस फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं सारे के सारे सभी तरह के ट्राई हैलाइड फॉर्म करते हैं, ओके। यदि मैं बात करूँ पेंटा हैलाइड का तो कुछ गिने चुने एलिमेंट्स में नाम आता है फॉस्फोरस का, आर्सेनिक और एंटीमनी। ये तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पेंटा हैलाइड फॉर्म करता है। फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड, आर्सेनिक पेंटा हैलाइड, एंटीमनी पेंटा हैलाइड। एक बहुत ही खास बात कि आखिर ये फॉस्फोरस और आर्सेनिक और एंटीमनी पेंटा हैलाइड क्यों फॉर्म कर सकता है, कैसे फॉर्म कर सकता है। तो स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए कि इस नाइट्रोजन फैमिली में जैसे फॉस्फोरस जो है वो 5 कोवलेंट बॉन्ड हैलोजन के साथ अटैच है, तो फॉस्फोरस के पास 5 ऑर्बिटल्स होनी चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल, तभी ना उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है एज ए अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आप देख सकते हैं NH2 NP3 एज ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली में हमारा यही कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, NH2 NP3। क्या इसके बाद डी ऑर्बिटल अवेलेबल है फॉस्फोरस के पास? बिल्कुल है, चूँकि फॉस्फोरस का यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, बोलिए 3p3, और 3p के बाद 3d पॉसिबल है? बिल्कुल है। तो ये यदि आपका फॉस्फोरस की बात करें तो ये 3s2 3p3 और ये 3d होगा, जो कि 3d में वैकेंट इलेक्ट्रॉन्स है, वैकेंट ऑर्बिटल्स है। यानी इसका मतलब हुआ कि फॉस्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। इसी कारण से ये इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड था, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे ये पेयर्ड था, लेकिन अब ये एक्साइटेड होकर हो गया अनपेयर्ड और ये इलेक्ट्रॉन फिल हो गया डी पर। यानी अब इसके पास 5 ऑर्बिटल्स कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है, क्योंकि इसके बाद वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी जो है पेंटा हैलाइड फॉर्म करता है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल। नाइट्रोजन कभी भी पेंटा हैलाइड फॉर्म नहीं कर सकता। बोलिए क्यों? कोई आपसे पूछ दे कि नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड फॉर्म क्यों नहीं करता, तो क्या जवाब होगा? तो आपका जवाब होगा कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। जब वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है तो वो 5 हैलोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना कैसे सकता है, क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं। क्योंकि हम देखते हैं कि इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3, 2d तो अवेलेबल नहीं ना है, सेकेंड में डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है ना भाई। तो नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल ना होने के कारण ये पेंटा हैलाइड को फॉर्म नहीं करता। ये बात आप सभी याद रखेंगे, ओके। तो हमने कहा कि ये फैमिली के 2 तरह के हाइलाइट फॉर्म करते हैं, ट्रा हाइलाइट और पेंटा हाइलाइट। यदि मैं बात करूँ कोवलेंट कैरेक्टर का तो याद रखें स्टूडेंट, हमेशा पेंटा हाइलाइट जो है वो ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर शो करता है एज कम्पेयर टू ट्रा हाइलाइट। पेंटा हाइलाइट ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर शो करता है किसके कंपैरिजन में? ट्रा हाइलाइट के कंपैरिजन में, ओके। चलिए अब मैं आपको इस फैमिली का नेक्स्ट का केमिकल प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूँ, कुछ मेटल के साथ इसका रिएक्शन। कुछ मेटल का नाम जो लेना चाहूँगा, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक के साथ ये केमिकली रिएक्ट करता है और क्या मेटल का कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। जैसे आप देख सकते हैं ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे एज ए मेटल combines with members of nitrogen family to give binary compound. This is the binary compound. Example, जैसे आप देख सकते हैं कैल्शियम को यदि नाइट्रोजन से पास करें तो कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम को फॉस्फोरस से पास करें तो कैल्शियम फॉस्फाइड, जिंक को एंटीमनी से पास करें तो जिंक एंटीमोनाइड, मैग्नीशियम को बिस्मथ से पास करें तो मैग्नीशियम बिस्मिथाइड। तो ये आपके मतलब करने का मतलब कि हमारे नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर्स है वो मेटल के साथ एज ए मैग्नीशियम के साथ, कैल्शियम के साथ और जिंक के साथ बाइनरी कंपाउंड फॉर्म करता है,
ओके, तो ये थे सारे केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजन फैमिली में जितने भी मेंबर्स है हाइड्रोजन के साथ किस तरह रिएक्ट करता है, कौन कौन से हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, उस हाइड्राइड की सारी प्रॉपर्टीज क्या है, किसकी स्टेबिलिटी कम है, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किसकी बेस स्ट्रेंथ कम है, किसकी बेस स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसकी रेड्यूसिंग पावर कैसा है, किसका बॉन्ड एंगल कैसा है। हमने आपको ऑक्साइड के बारे में बताया, कौन कौन से ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो हमने बताया दो तरह के ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, एक ट्राईऑक्साइड और एक पेंटॉक्साइड। नाइट्रोजन दो से अधिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्साइड्स है ये भी आपको हम समझाएं। और लास्ट में फिर हमने आपको हाइलाइट के बारे में बताया, ये हाइलाइट दो तरह के हाइलाइट फॉर्म करते हैं, एक ट्रा हाइलाइट और एक पेंटा हाइलाइट। और लास्ट में बताया कुछ मेटल के साथ इसका रिएक्शन, जैसे मैग्नीशियम के साथ, कैल्शियम के साथ और जिंक के साथ जो बाइनरी कंपाउंड फॉर्म करता है। तो आई होप आपको ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो आपको हम बताएं नाइट्रोजन फैमिली की वो आपको क्लियर होगा। चलिए इस उम्मीद के साथ आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू सभी को। लॉकडाउन ई पाठशाला DC रामगढ़ की इस क्लासेस की कंटिन्यूटी को बनाए रखें और खूब मन लगा पढ़ें और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से करें। धन्यवाद।